भाई देखिए, हमको सबसे जरूरी कंसेप्ट जो डिसोल्यूशन में है, उसे समझना है कि डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म। जब हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट हैज अ वेरी सिंपल मीनिंग। क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ अ रनिंग बिजनेस। मतलब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स गेट्स कम्स टू एन एंड, नया एग्रीमेंट बनता है और फॉर्म चालू हो जाती है। लेकिन जब हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? कि बिजनेस हो गया बंद। यानी कि द ऑब्जेक्टिव फॉर विच पार्टनरशिप इज फॉर्म, दैट ऑब्जेक्टिव इज वेनिस्ड। भाई ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आपने पार्टनरशिप बनाई थी, जब वही खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली विल कम्स टू एन एंड। इसीलिए जब हम बोले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी खत्म हो गया और बिजनेस भी बंद हो गया। लेकिन अगर हम बोले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम आज बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे और बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन पेपर मतलब बोर्ड के पेपर में 3 नंबर तक का भी आता है क्वेश्चन, वो हम यहाँ पर देख के चलते हैं। तो देखिए, सेक्शन 39, सेक्शन 37 पढ़ा था, किससे रिलेटेड था? एडमिशन से रिलेटेड था ना? किससे रिलेटेड था? सेक्शन 37, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, उसका पैसा अनपेड रह जाए, और वो अनपेड अमाउंट आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको वापस ना करो, तो उस बैलेंस अमाउंट पर पार्टनरशिप फर्म के उस डिसीज पार्टनर के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? या तो अनपेड अमाउंट पर 6% इंटरेस्ट मिल जाए, और या फिर क्या हो जाए, शेयर ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर इन द प्रॉफिट उसको मिल जाए उस अनपेड अमाउंट पर। वो हम बोलते हैं, ठीक है? लग रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जब स्टूडेंट होता था ना, मेरी क्लास होती थी 6:55 पे मॉर्निंग में, लोधी रोड पे। आई वॉज डूइंग कॉस्ट अकाउंटेंसी। बस घर से 5 बजे निकलना पड़ता था, पहली बस मतलब डीटीसी की बसें 5 बजे चलना शुरू होती थी। 5 बजे निकलते थे, 6:40 तो पहुंच जाते थे लोधी रोड दयाल सिंह कॉलेज के पास। 6:55 पे क्लास शुरू हो जाती थी। और फिर झोंके, नींद के झोंके, फिर हमारे टीचर ऐसे चौक मारा करते थे मुंडी पे ठक से। और कई बार तो जब डस्टर फेंक के मारते थे। पर चलो, अब यहाँ देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। बात समझिएगा, ए बी सी डी पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो 1:1:1:1 थी। उन्होंने अपनी रेशियो 4:3:2:1 कर दी। ठीक है? तो क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ए बी सी डी थे, डी भाई साहब चले गए छोड़ के, डी भाई साहब सिधार गए स्वर्ग को, तो भी क्या हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है? लेकिन बिजनेस या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग या फिर न्यू एग्रीमेंट बिटवीन एबीसी, दैट इज देयर, बिजनेस चलता चला गया। लेकिन ये क्या कह रहा है? कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, हमने कहा था ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी? इसका मतलब क्या हुआ? कि ए बी सी डी थे, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप कैंसिल करी, फिर ए बी सी डी ने एक नई पार्टनरशिप कर दी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला, लेकिन बिजनेस चलता रहा। लेकिन क्या कह रहे हैं ये? The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called dissolution of the firms। इसका मतलब क्या हुआ? कि ए बी सी डी पार्टनर थे, इन्होंने क्या करा? उसको डिसॉल्व कर दिया। फिर ए बी सी ने एक नई पार्टनरशिप कर दी, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, उसमें बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन अगर ए बी सी डी चारों मिलके क्या कर दें? पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दें और उसे नया करें ही ना, इसका मतलब क्या है? वो पार्टनरशिप जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसको बंद कर दिया और फिर वो अपना नया बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स, ब्रेकिंग और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स व्हिच इज टर्म्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ क्या होता है? दिस ब्रिंग्स एन एंड। क्या लेके आ रहा है यहाँ पर ये? दिस ब्रिंग्स एन एंड। ये दिस ब्रिंग्स एन एंड किसको? क्या चीज हो गई भाई ये? हाँ, दिस ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। अगर फर्म की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, तब हम उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। लेकिन अगर फर्म चलती रहे और सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हो जाए, तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ये सिनोनिम्स की तरह लगता है लोगों को, पर बड़ा क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब, an agreement among partners comes to an end
और वो क्या होगा, और उसके बदले में नया एग्रीमेंट आ जाएगा, बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा चलता है। लेकिन अब यहाँ क्या है, यहाँ, हाँ लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसको हम एक स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। एबीसीडी थे पार्टनर, 1:1:1 थे, रेशो बदल गई, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम, लेकिन ये क्या है, बिजनेस चलता रहेगा, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन है, चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डेथ रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपने डीड में लिख रखा है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ बिजनेस, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल कम्स टू एन एंड, and it will not be renewed, and hence business is to be closed, तो उसे क्या बोलेंगे फिर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कब कब होता है, कंपलसरी होता है, कानून के हिसाब से कब होता है, वो डिस्कशन में लेके चलेंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड, लिखा है नो बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड आफ्टर डिसोल्यूशन एक्सेप्ट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्लोजिंग ऑफ द फर्म, as the affair of the firm are to be wound up by selling firm's assets and paying liability and discharging the claim of the partners। बिजनेस बंद हो चुका है, देखिए, पार्टनरशिप खत्म हुई, बिजनेस बंद हुआ, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या चलेगा, आपकी एसेट्स को बेचना है, बेचने के लिए हम यहाँ टर्म यूज करेंगे रियलाइज, और आपके क्रेडिटर्स और जो पार्टनर्स है उनके अमाउंट की पेमेंट करेंगे। पहले किसको पेमेंट कर देंगे, थर्ड पार्टी को, फिर पेमेंट किसको करेंगे, पार्टनर्स को। और अगर कुछ बच गया, पार्टनर्स बांट लेंगे, नहीं बचेगा तो खत्म। ऐसा चलता है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ साफ साफ लिखा, और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं हो। एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सिर्फ पार्टनरशिप है, इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप हो गई बंद, और जो फर्म है, फर्म वो चल रही है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप जो है वो और फर्म जो है वो भी बंद हो गई, इसका मतलब ये है। तो ये बड़ा डिफरेंस है, जिससे आपको अच्छे से समझ के चलना है। और इस पर क्वेश्चन बहुत पॉपुलरली सीयूटी में भी निकल कर आता है, और किसके अंदर भी निकल कर आता है, आपके एग्जाम में भी निकल कर आता है, बोर्ड वाले में। इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये डिफरेंस क्या बोलता है, ये डिफरेंस ऐसे है, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स, ए बी सी थे और सी चला गया, ए और बी ने अपना बिजनेस नई रेशो में कर लिया, तो दैट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स। ए बी सी डी थे, डी रिटायर हो गया, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी डी इज एंड, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन ए बी सी कंटिन्यूड। देखा था ना रिटायरमेंट में, ए बी सी डी पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, डेथ हो गया, हटा दिया, और बाकी पार्टनर ए बी सी ने अपना बिजनेस या तो पुरानी रेशो में चलाया या न्यू रेशो में चलाया। कैपिटल एडजस्टमेंट याद करो, तो क्या हुआ, क्या लिखा है, डिसोल्यूशन, breaking of relationship between some of the partners of a firm is known as dissolution of partnership. In such a situation, existing partnership is dissolved, but firm continue under the same name if the partners so decide. In the other words, it results in the dissolution of partnership firm, but not that of the firm. Firm चलती रहेगी। The dissolution of partnership firm और reconstitution, इसके बारे में क्या कहता है, देखिए जरा आप, ये कैसे कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, देखो यार, change in existing profit sharing ratio among the partners, admission of a new partner, retirement of a partner, death of a partner, insolvency of a partner। A, B, C, D चल रहे थे, D declare insolvent। When a person declare insolvent, the person becomes incapable of signing any contract। तो जब कानून के हिसाब से उसकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वो क्या रहेगा, वो इंसॉल्वेंट तो है और किसी पार्टनरशिप फर्म में चल नहीं सकता है। लेकिन सोचो, एक्सेप्ट वन, ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, फिर क्या होगा, तो बिजनेस कंपल्सरीली क्या होगा, डिसॉल्व होगा, पार्टनरशिप कंपल्सरी डिसॉल्व होगी, बिजनेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 5 पार्टनर में से 4 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, दे आर नॉट केपेबल ऑफ साइनिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, उनकी तो मार्केट में कोई औकात ही नहीं है, अब फाइनेंशियल औकात नहीं है, लीगली कोई औकात नहीं है, और एक बच जाता है। पार्टनरशिप अकेले से तो होती नहीं है, हमें चाहिए दो, मिनिमम 2 मेजर पर्सन, सॉल्वेंट पर्सन चाहिए, है ही नहीं। तो क्या हुआ, योर पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप था दैट विल कम्स टू एन एंड परमानेंटली, और आपका बिजनेस भी क्या होगा, कंपल्सरीली बंद हो जाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट लोग बिजनेस नहीं चला पाएंगे।
ठीक है, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन है कि उनके बिजनेस को बेच दिया जाएगा, और जो क्रेडिटर थे जिन्होंने पैसा दिया था उसको दे दिया जाएगा पैसा वापस। और कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, ए पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर दैट। आपने पार्टनरशिप फॉर्म करके ब्रिज को बनाने के लिए, ठीक है। देखा होगा ना आपने, कई सारी पार्टनरशिप फर्म क्या करती हैं, किसी ब्रिज को बनाने के लिए एनएचआई का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ठेका ले लेती हैं, बड़ा ठेका, हाईवे बनाने का ठेका ले लेती है, 5 पार्टनरशिप फर्म मिलके। और वो हाईवे बन गया। अब जैसे मान लो जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट बन रहा था, मान लो 2014 में शुरू हुआ था, बन गया होगा अब तक तो, ठीक है, हो गया, मतलब काफी कुछ हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, इंडिगो की फ्लाइट भी लैंड कर गई थी, उसमें सब कुछ हो गया। उसको बनाने के लिए मान लो बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म ने कॉन्टेक्ट किया आपस में, और जिस दिन ये बन गया और सरकार को हैंड ओवर कर दिया, तो खत्म पार्टनरशिप, है ना। तो क्या, लेकिन पार्टनरशिप खत्म हुई ना, उनका बिजनेस थोड़ी खत्म हुआ। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, partnership is formed for that, and expiry of the period of partnership if partnership is for a specific period of time। इनसे पार्टनरशिप खत्म हो रही है लेकिन बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। तो ये कहलाएगा क्या, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब जरा देखिए हम कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या कहलाता है। अभी आपको ना कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे ऊपर से, तो कॉन्ट्रडिक्शन में दूर करूंगा। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म में टेक प्लेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दो तरह से होता है, या तो कोर्ट के ऑर्डर से होगा या कोर्ट के ऑर्डर के बिना होगा, है ना, होगा, ठीक है। तो कैसे, कल कल तुम्हारे जैसे, कल जैसे ना, ऐसे कल इनकी हालत थी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, और तुम तो मान भी जाती है, मानता भी नहीं है, झूठा आदमी। और पता है इसकी इसकी मुंडी ऐसे से नीचे जा रही है, मैंने क्या करा कर, आई वॉज थिंकिंग समथिंग, समथिंग गोइंग ऑन इन माई ब्रेन। चलो, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कब कब माना जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म टेक्स प्लेस, डिसोल्यूशन और क्या बोले हम लोगों ने यहाँ पर, एग्रीमेंट, सेक्शन 40 कहता है, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर ने मिलकर डिसाइड करा, चलो पार्टनरशिप भी खत्म करते हैं, बिजनेस भी वाइंड अप करेंगे। सारे पार्टनर ने डिसाइड करा, चलो इस एग्रीमेंट को खत्म करते हैं और नया एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। सारे पार्टनर ने मिलकर डिसाइड करा, चलो इस एग्रीमेंट को खत्म करते हैं और नया एग्रीमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस भी बंद करेंगे, तो क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। कोई से नहीं होता, उनको तो प्रॉफिट का झुंझुना दिलाते हैं, तो बैठा रहे आराम से, तेरा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। कोई है ऐसा जो अभी मेजर हो गया हो, 18 साल का हो गया हो तुम में से, अधिराज, ये ग्रोन अप मैन मैन, कोई नहीं ऐसा, तुम में से भी कोई नहीं हुआ उधर से, विशाल अच्छी कब हो जाओगी, इधर से, तुम्हारा 2 महीने बाद हो जाओगे, सच्ची में, with the consent of all partners. Number two, in accordance with the contract between the partners. There is a agreement between the partners कि भाई हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डेट को, या हम क्या करेंगे, सब लोग फर्म डिसॉल्व करेंगे और बिजनेस भी बंद कर देंगे। ऐसा अगर लिखा है तो, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है तब, क्या बोल रहे हैं हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये तो क्या है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट है। ये सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने जबरदस्ती डाले हुए हैं यहाँ पर। 37 हो गया, 39 हो गया, 40, 41, 41 का 2, 42 का 2, ये सब। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये कब कंडीशन है कि जब बिजनेस को कंपल्सरी डिसॉल्व कर दिया जाता है, माना जाता है कि बिजनेस क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्व होगा। आता है क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी डिसॉल्व। देखो आप देखें जरा, when all the partners or all but one partner become insolvent rendering them incompetent to sign a contract। अभी मैंने इसे ऊपर करा था। मैं एक बात बताओ मुझे, कि ऊपर वाली कंडीशन में एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो मैंने कहा था ना, पार्टनरशिप तो खत्म होगी, साथ साथ बिजनेस भी खत्म होगा। ये कंडीशन कंपल्सरी डिसोल्यूशन की, कोई चॉइस ही नहीं किसी के पास। 5 में से 4 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी सारी एसेट्स बेची जाएगी, पैसा निकलेगा और क्या करेंगे, क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे। कौन सा वाला, विदाउट है, विदाउट विदाउट, विदाउट है, विद नीचे आएगा, विदाउट है ये। क्यों होगा, अरे कोर्ट के बाहर वो इंडिविजुअली इंसॉल्वेंट हो गए,
कोर्ट का इंटरवेंशन आगे आएगा। कब कब देखिए जरा, कोर्ट का इंटरवेंशन बाद में आएगा। व्हेन द ऑल पार्टनर्स, क्या लिखा है, एक्सेप्ट वन पार्टनर, सारे इंसॉल्वेंट हो गए और सबके सब इनकॉम्पिटेंट हैं किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो कौन करेगा, अकेले थोड़ी करेगा। ये वाला पार्ट है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, ठीक है। आप, मैं सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, आप बिहार में थे मान लो, या आप राजस्थान में थे, बुरा ना मानेंगे बिहार राजस्थान के, ठीक है। और आप क्या कर रहे थे कि किडनैपिंग का धंधा चला रहे थे, एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे थे, है ना। और किसी ने वो मिर्जापुर देखी है, मिर्जापुर देखा था ना, सीरीज मिर्जापुर, अरे नहीं देखा था, मिर्जापुर ओटीटी पे सीरीज बड़ा मशहूर है, खूब गालियां हैं उसके अंदर। ट्रेलर देखा था, देखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है, खूब गालियां। तो उसमें पैरेलल स्टोरी चल रही होती है, जिसमें लिलीपुट एक छोटा बौना आदमी लड्डू बनते हैं, उसके दो हम शक्ल होते होते हैं, और वो उनको नहीं देखा तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। हमारा किडनैपिंग का एक्सटॉर्शन का बिजनेस जो है, ये भाई साहब हांडा भाई साहब चलाते हैं, बहुत सही है ना। देश के 27 स्टेट्स में इसका बिजनेस चलता है एक्सटॉर्शन का, ठीक है। 39 में जाना चाहता है लेकिन 27 में चलता है इसका। यूएस तक इसकी ब्रांच फैली है, मैक्सिकन, ठीक है, ब्राजीलियन, हर जगह ये चलता है। मैक्सिकन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा इनसे एडवाइस लेते हैं, ऐसा करके ना। उन्हीं के कहने पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो मिशन का सबसे बड़ा अवार्ड दिया था। एनीवे, आपका बिजनेस ही इलीगल हो गया भाई। सरकार ने क्या कर दिया, आपके बिजनेस को, मतलब सरकार ने ऐसा क्लॉज दिया जिसकी वजह से आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी, इलीगल है। जैसे मान लिया जाए कि आप न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते थे, और सरकार ने अचानक से क्या कर दिया, न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक्टिविटी को नेशनलाइज कर दिया, प्राइवेट लोगों के लिए उसे बैन कर दिया। ऐसे में क्या हो जाएगा, आपकी वो एक्टिविटी इलीगल हो जाएगी, ठीक है। या तो और सरकार से लाइसेंस ले ही नहीं सकती, सरकार लाइसेंस देगी नहीं आप, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो इलीगल होगी। अच्छा, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, ओपियम प्रोडक्शन होता ना, ओपीएम, ओपीएम जानते हैं क्या होता है ना। ओपीएम जिससे अफीम बनती है, जिससे ब्राउन शुगर प्रोसेस करके बहुत कुछ बनता है ओपीएम से। ओपीएम उगाया जाता था पहले कहाँ पर, पूरे उत्तराखंड में ओपीएम उगता था, हिमाचल में उगता था, मध्य प्रदेश में अभी भी उगता है, बहुत जगह पे ओपीएम उगता था, ठीक है। कच्चा माल कहते हैं, रॉ होता था वो। ओपीएम की खेती सरकार, और ये मान लो इसने कल्टीवेशन, शिवम ने कल्टीवेशन करता था ओपीएम का, अचानक सरकार ने ओपीएम का कल्टीवेशन करना क्या कर दिया, बैन कर दिया, हो गया लीगल। ओके जी। पहले ओपीएम के ट्रक भर के जाते थे उनके, ऐसा चलता था। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस, आपका बिजनेस पाकिस्तान के साथ चलता था और पाकिस्तान हो गया क्या, एनिमी कंट्री डिक्लेयर, तो फिर आपका बिजनेस क्या हो जाएगा भाई, खत्म। बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप तो कोई बात ही नहीं बनती फिर। तो क्या लिखा आपने, which makes an unlawful for the partners to carry on the business of the firm partnership when a partner who is a citizen of a country become alien enemy because of declaration of war। मतलब आप 5 पार्टनर हैं, ठीक है। उनमें से 3 जो है मेन स्ट्रीम इंडिया का, एक कश्मीर का, और एक कहाँ का हो गया आपका, पाकिस्तान का हो गया। ये 5 पार्टनर में से 3 पार्टनर आपके पाकिस्तानी है, 2 आप लोग इंडियंस थे, और पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई। तो एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विद एनिमी कंट्री इज इलीगल, अनलॉफुल। तो आपका क्या हो जाएगा, आपके एग्रीमेंट तो बंद होगा ही होगा, आपको बिजनेस भी बंद करना होगा। ये क्या है आपका, कंपल्सरी रिजोल्यूशन है, कंपल्सरी रिजोल्यूशन है। कोर्ट का इंटरवेंशन अभी नहीं आया है यहाँ पर। ये तो क्या है, ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगे बिजनेस, इनमें कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम बोलो जी नहीं, लड़ाई बंद हो जाएगी तो हमारा बिजनेस नहीं होगा, जब बिजनेस करना होगा दोबारा कर लेना, लेकिन अभी तो बिजनेस बंद है। बड़ा क्लियर होता है ऐसी कंडीशन में। थोड़ा और आगे चलें जरा। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स या कंटीजेंसीज, सेक्शन 42, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, ठीक है जी। सेक्शन 42 कहता है, और एक लाइन लिखी है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ये अगर एक्टिविटी हो रही है और पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड में बोला है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप भी खत्म करेंगे और बिजनेस भी खत्म करेंगे, ये वो बोल रहा है। और इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड, फर्म कब डिसॉल्व होती है, इफ इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म और बिजनेस भी खत्म। नंबर 2, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स,
बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, किसी भी किसी बिजनेस का, किसी बिजनेस को उन्होंने क्या किया, बंद किया, और बिजनेस बंद करने के बाद उसको आगे बढ़ा गए। अभी अब आप देखिए यहाँ पर, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर, और वेंचर खत्म हो गए तो भी कंपल्सरी हो गया। और अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर, अभी थोड़ी सी पहले मैंने कहा था, डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्टनरशिप में फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, कहा था ना। डेथ ऑफ अ पार्टनर वाज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन, बोला बोला था ना, डेथ ऑफ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। एबीसीडी थे, बी चला गया, और एबीसी ने अपनी रेशो बदल ली, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज श्योरली रिकॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये क्या करा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन बोल रहा है। ये तब है जब आपने डीड में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट विल कम्स टू एन एंड, और बिजनेस हो जाएगा बंद। क्या लाइन लिखी है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि किसी पार्टनर के मरने पे पार्टनरशिप भी खत्म और बिजनेस भी खत्म, तो बिजनेस खत्म। लेकिन अगर ये क्लॉज नहीं है, तो किसी बंदे के मरने पर रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ए बी सी डी थे, डी के मरने पर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। एबीसी अपना एग्रीमेंट रिन्यू करेंगे और बिजनेस चलाएंगे। तो ये कंडीशन कब है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए सीयूटी में, पार्ट देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, नहीं है, बट बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, या इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड है। सी डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट हियर, normal death will not reconstitute what partnership, not will leads to dissolution of partnership firm, नॉर्मल वाला। लेकिन लेकिन क्या, जब डेथ हो गई और डीड में लिखा है कि डेथ के कारण क्या करेंगे हम लोग, पार्टनरशिप को क्या करेंगे, बंद करेंगे, और बिजनेस को भी क्या करेंगे, बंद करेंगे, तब चलता है। ठीक है। वो जो 100 वाला था ना, पूरे साल उसके चेहरे पे मैंने मुस्कान नहीं देखी, कभी नहीं मुस्कुराया पूरे सालों। अब देखो चेहरे पे क्या हो रहा है, बत्तियां जल रही हैं। दैट इज द पावर ऑफ अचीवमेंट। पूरा साल उसने मेहनत करी है डेडिकेशन के साथ। बाय एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, ठीक है। भाई सुनो, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए कोई बात नहीं, ए बी सी डी थे, ये इंसॉल्वेंट हो गए, एबीसी बिजनेस चलाएंगे, कौन रोक रहा है। लेकिन जब डीड में लिखा है कि कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड एंड बिजनेस विल बी क्लोज डाउन, तो क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कहलाएगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में किसी एक, पांच में से एक इंसॉल्वेंट हो जाए कोई बात नहीं, हटा दो, चार अपना बिजनेस चलाएंगे। लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ है कि किसी एक बंदे के इंसॉल्वेंट होने से आपकी पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड, और क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगी, तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। दैट्स सो कूल मैन। ठीक है चलो, बस है। आइए देखें, तो आप समझ पा रहे हैं, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। लेकिन कब ये कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब डीड के अंदर मेंशन होगा तब कहलाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में इसके प्रति, क्योंकि कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, हमने तो पढ़ा था डेथ ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर लिखा है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और बिजनेस भी बंद होगा, तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। अदरवाइज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। इसलिए बड़ा क्लियरली लिखा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा करके। ठीक है जी, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थ्योरी इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनती है, आइए देखें। अब डिसोल्यूशन बाय नोटिस आ गया, ये भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात करता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, क्या मतलब है इसका, जब तक मन हो तब तक पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है ऑल द पार्टनर एट अ डिस्क्रिशन, टिल दे वांट दे विल बी इन द पार्टनरशिप। जिस दिन मन करेगा एक नोटिस देंगे और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्या लिखा है, फर्म में बी डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर सिग्निफाइंग हिज इंटेंशन ऑफ सीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वैसे तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म सबके बोलने पे होता है, लेकिन पार्टनरशिप एट विल है, मतलब पार्टनर्स की मर्जी है।
सब पार्टनर डिसाइड करेंगे, एक नोटिस देंगे सबको कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि ये पार्टनरशिप क्या हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाएगा। कंपल्सरी रिजोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। तो ये सब थे कंपल्सरी रिजोल्यूशन। एक बार रिकॉल कर लें जरा इनको, क्या क्या थे देखें जरा। यहां से शुरू हुआ, सेक्शन 40 एग्रीमेंट की बात करी, कंपल्सरी डिसीजन सेक्टर 41 की बात करी, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी सेक्शन 42 की बात करी, जो कि रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन में रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, लेकिन फिर भी डिसोल्यूशन बाय नोटिस सेक्शन 43 की बात करी। अब आ जाता है इंटरवेंशन बाय द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से कब कब डिसोल्यूशन होते हैं। ठीक। नंबर वन, सेक्शन 41 क्या था, ये रहा, पढ़ा तो था। क्या चीज, अरे 39 से आपका क्या शुरू हो रहा है, रुक जा पहले, 39 से आपका डिसोल्यूशन का एग्रीमेंट डेफिनेशन आई, 40 डिसोल्यूशन आपस में एग्रीमेंट से हो गया, ये कंपलसरी डिसोल्यूशन है विदाउट इंटर। 40 और 40, हाँ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इधर, और दूसरा कौन से बोल रहे हैं, सेक्शन 42 में क्या, ये तो, ये वो कंडीशंस हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप के अंदर मानी जाती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाएगा, इसमें सीधा डिसोल्यूशन कहलाएगा। ये वो कंडीशंस हैं। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब कब होता है देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब आप समझना, यह एक लाइन आ रही है, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ये सब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इससे फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, इससे बिजनेस बंद नहीं होता है। लेकिन एट अ सूट ऑफ अ, क्या बोल रहे हैं हम लोग, पार्टनर, आओ जरा देखें। एट द सूट ऑफ अ पार्टनर मतलब किसी एक पार्टनर ने कोर्ट में मुकदमा डाला, बोला कि इन कंडीशन की वजह से भैया बिजनेस कर दो हमारा बंद। अब देखें कैसे, the court may order a partnership firm to be dissolved on the following ground when a partner becomes insane। ठीक है जी, अब आप देखें जरा, एक पार्टनर जो है, मतलब देखो समझिए क्या होता है, आपने पढ़ा था फंडामेंटल में कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर आना सबकी कंसेंट से और जाना भी सबकी कंसेंट से, क्लियर है। इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर कैन नॉट बिकम इनवाइट अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ एवरीबडी, और कोई पार्टनर फर्म छोड़ के भी नहीं जा सकता सबकी मर्जी से। पांच पार्टनर हैं, एक पार्टनर क्या हो गया, लूनेटिक हो गया, पागल हो गया। जानते हैं लूनेसी किसे कहते हैं, जैसे जैसे चांद अपने शबाब पे आता है, वैसे बंदे 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 का पागलपन बढ़ जाता है। ठीक है, नहीं पता आपको शायद ये होता है। ठीक है, जैसे जैसे हाई टाइड्स होती हैं, बंदे का पागलपन बढ़ता चला जाता है ना। नहीं सुना, हाँ, चंद्रमा की कलाओं के साथ बंदे का पागलपन बढ़, आपको शायद मालूम नहीं है, सबसे ज्यादा सुसाइड पता है क्या होते हैं, फुल मून में होते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। अरे भाई जब चंद्रमा फुल फुल मून की रात में हाई टाइड हो सकती है, तो क्या इंसानों में फर्क नहीं पड़ेगा उसका। नहीं तुम्हें लग रहा है, तुम पढ़ना घर जाके इसके बारे में। कई बार, कई बार क्या होता है, प्लेनेटरी सिचुएशंस जो होती हैं आपके उस तरह से इफेक्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, किसी महीने में, 2 महीने, 3 महीने में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। वो देखना वो दिन कौन सा था, देखना जरा, शायद वो फुल मून हो, या फुल मून के आसपास वाली कोई डेट हो। बड़ा जिंदगी बड़ी खाली खाली सी लगती है यार, क्या सब बेकार है, यार दोस्त माँ बाप सब बेकार, ऐसा लगता है ना। नया प्यार पुराना प्यार, नई दोस्ती पुरानी दोस्ती सब बेकार लगती है। सही है, देखना ऐसा लगता है। इट हैपेंस विद एवरी ह्यूमन बीइंग, जानवरों के साथ होता है, अपने पेट को देख लीजिएगा, किस दिन बड़े पड़े रहते हैं उदास, सबके साथ होता है सब। ठीक है। तो मैंने पार्टनर बिकेम वेल, इंसेन हो गया वो, ठीक है, लूनेटिक हो गया। अब सोचिए जरा, वो पार्टनर जो इंसेन हो चुका है, जिसका दिमाग खराब हो चुका है, जो मेंटल बैलेंस लूज कर चुका है, उसको आपको पार्टनरशिप से हटाना है। बिना उसकी कंसेंट से हटा ही नहीं सकते आप। और वो क्या करता है, जब भी बिजनेस में आता है, कपड़े फाड़ता है आपके भी और अपने भी, तूफान मचा देता है, शोरूम फोड़ देता है, सामान इधर उधर फेंक देता है। अब आप चाह रहे हैं कि इसे हटाएं किसी तरह से, हम बोलते हैं ए भाई तो हट जाएगा पार्टनरशिप से, तुम उसे साइन भी करवा लोगे, लेकिन तभी वो साइन क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन तो थी नहीं साइन करने की। क्या करोगे तुम बताओ, हर रोज आके तोड़फोड़ मचाता है, तुम्हारे महंगी महंगे महंगे सूट जो है अरमानी के, उन्हें फाड़ फूड़ के उसने क्या कर दिया, भिखारी बना दिया तुम। क्या करोगे, यू विल गो टू द कोर्ट एट द सूट ऑफ पार्टनर। तुम कोर्ट जाओगे, प्रूव करोगे उसकी रिपोर्ट, वीडियो दिखाओगे, ठीक है,
यहाँ पे कि जज के कपड़े ही फाड़ने के लिए तैयार था बंदा। मैं मजाक ले रहा हूँ, बट ठीक है। तो क्या करोगे तुम? कोर्ट में बताओगे कि पार्टनर इंसेन हो गया, पगलाट हो चुका है, हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसे हटा नहीं सकते हैं। कोर्ट में मेडिकली आपने प्रूव कर दिया है कि ये इंसेन हो चुका है। तब कोर्ट सारी दलीलें सुनने के बाद तब आपको क्या करेगा? रिजॉल्व होने का क्या देगा? ऑर्डर देगा। अदरवाइज नहीं देगा भाई। नहीं, बिना उसकी परमिशन से आप क्या है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। इंसेन होने से क्या होता है? लेकिन कब होगा? जब तुम जब तुम कोर्ट में अपील करोगे कि ये इंसेन हो चला है भाई, इसको हटाओ, हम तो बचना चाहते हैं। कि बिना उसकी कंसेंट के आप पार्टनरशिप बंद नहीं कर सकते हो। वो कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है। बोलिए। ठीक है जी। When a partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, साउथ इंडियन फिल्म देखी थी मैंने, ठीक है। हीरो जो होता है, उसकी हीरोइन को कोई छेड़ रहा होता है, ठीक है। वो हीरो उसको उनका जम से वजह कपड़े को पटक पटक के मारता है, तो वो भी ऐसे पटक पटक के मारता है, और वो कोमा में चला जाता है। कोमा भी कैसा? यहाँ से सारा शरीर मतलब जबान से नीचे का सब चीज उसका पैरालाइज हो जाता है। आंखें आंखें ऐसे चलती हैं। और हीरो फिर क्या करता है? उसी के घर उसके भाई का दोस्त बन के जाता है। वो पहचान जाता है यही है मुझे ढूंढने वाला, लेकिन बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। मतलब आपका आदमी क्या है? पूरा पैरालाइज है, आपका जो पार्टनर है वो चल ही नहीं सकता ना, बोल भी नहीं सकता है, हाथ पैर भी नहीं सकता, या मान लो कोमा में है। अब वो ऐसा पार्टनर तो आपके बिजनेस के लिए क्या है भाई, एक तरह का बर्डन है। अब आप चाहते हैं कि इसे हटाएं, इसके सक्सेसर को पार्टनर बनाए, वो कर ही नहीं सकते आप बिना उसकी परमिशन के। क्या करेंगे आप जाएंगे कोर्ट को, बोलेंगे माई लॉर्ड या मी लॉर्ड, ये आदमी क्या हो रखा है, कोमा में है, और हमारा बिजनेस चलना है, एंड ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द पार्टनरशिप फर्म। अब हम इसे हटा के इसके किसी रिश्तेदार को पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो आप कोर्ट में क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, कोर्ट में क्या करेंगे? अपील करेंगे। तो क्या लिखा है? व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। हटा नहीं सकेंगे ना बिना उसकी परमिशन के, लेकिन वो तो परमिशन देने के लिए कैपेबल ही नहीं है। नेक्स्ट, when a partner is guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm। ये सब पार्टनर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अंशिका पार्टनर है, ठीक है। अंशिका जो है ना किसी डॉन की बहन है। पूरा आपको पता नहीं था, ये आपके बिजनेस में पार्टनर बन गई। अच्छा, आपका बिजनेस चलता है क्या? जेम्स एंड ज्वेलरी का। आप क्या करते हैं? बहुत महंगी महंगी जेम्स एंड ज्वेलरी दुबई हुई दुनिया की दुनिया भर जगह से इंपोर्ट करते हैं, और फिर आपके शोरूम है, मल्टीपल चेन ऑफ शोरूम्स है, ठीक है। अंशिका ने क्या किया, आपके शोरूम के बिल्कुल सामने एक दूसरा शोरूम खोल दिया, वही वैरायटी सब आधे रेट पे बेचना शुरू कर दिया। आपने बोला अंशिका दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट डन, दिस इज बैड। अंशिका कहते जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो चलाएंगे, और जहां जहां तुम्हारे शोरूम शहर में उसके सामने दुकान खोलूंगी। बताओ, ये तो मिसकंडक्ट हो गया ना। अब आप चाहते हैं इसे हटाना, ये कहते जिसमें दम है हटा के दिखाए, मैं तो नहीं हटती। भाई इसकी कंसेंट के बिना आप इसे हटा भी नहीं सकते हो। अब क्या करोगे आप? आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? यू विल गो टू द कोर्ट एंड यू विल फाइल योर एप्लीकेशन कि भाई ये हमारे बिजनेस को खराब कर रही है, और हम इसे हटाना चाहते हैं, हटा नहीं सकते हैं। ऐसे बिजनेस को हम बंद करना चाहते हैं। ये कहती है ऐसे कैसे बंद हो जाएगा बिजनेस, नहीं होने दूंगी बंद। क्या है देखिए आप, व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस। आप उसे हटाना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप बंद करना चाह रहे हैं, बिना उसकी कंसेंट के कर नहीं रहे, एंड दैट पर्सन हैज ए इल मोटिव, तो बंद भी नहीं होने देगा। नीचे वाला बिल्कुल वैसे ही है। एक पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बार बार तोड़ता है एग्रीमेंट। आप उसे निकालना चाहते हैं, लेकिन बिना उसकी परमिशन के हटा नहीं सकते हैं, और वो हटना नहीं चाहता। फिर क्या करेंगे आप? कोर्ट में जाएंगे। ये है कंपल्सरी, ये है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, ठीक है। ये हमारा ब्रूस ली का भाई चूसली जो है, ये भी पार्टनर है, ठीक है। अब ये पार्टनर है, इन्होंने बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया, अब ये घर बैठते हैं आराम से। इन्होंने अपने बेटे को गद्दी पे बैठा दिया आपकी जगह पार्टनरशिप में। अब आप बताइए, एबीसी पार्टनर थे और डीबी पार्टनर था, बी वांट टू गो एंड वांट टू इंक्लूड हिज सन एज अ पार्टनर, क्या कर सकता? फंडामेंटल में पढ़ा था, नहीं। एबीसी कहते नहीं, तू बैठता बैठता, तेरे बच्चे को नहीं बैठाएंगे, वो तो और बड़ा खतरनाक आदमी है। लेकिन ये कहता है कि यही बैठेगा यहाँ पर, खुद चला जाता है, अपने बेटे को बैठा जाता है। बेटा सबकी छाती में मूंग दलता है। क्या करें बताओ? जब तक उसकी कंसर्न नहीं होगी, आपकी कंसर्न नहीं है, आप इसे पार्टनर नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो तो बैठ रहा है। फिर क्या करोगे आप? क्या किया उसने? अपना सारा इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर कर दिया? अपने पुत्र को ट्रांसफर कर दिया। और आप नहीं चाहते थे, लेकिन वो बैठ रहा है, दबंगई दिखाता है, तो क्या करोगे आप? यू विल गो टू द कोर्ट, वहां प्रूव करोगे ये, और फिर डिसॉल्व करोगे फर्म को। ऐसा चलता है, ठीक है।
व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। पांच पार्टनर हैं, देयर आर फाइव पार्टनर्स, ठीक है जी। पांच के पांच पार्टनर्स जो हैं, उनमें से चार पार्ट आपको बिजनेस बड़ा नुकसान में चल रहा है, एक पार्टनर फिल्दी रिच अमीर बंदा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन आप चारों को फर्क पड़ता है, आपका तो पैसा डूब रहा है बार बार। आप कहते हैं बिजनेस बंद करो, वो कहता है हम तो नहीं करेंगे बिजनेस, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चलने दो। अब क्या करोगे बताओ आप बंद करना चाहते हैं, मेजोरिटी पार्टनर वो बंद नहीं होने दे रहा, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? मी लॉर्ड बिजनेस बंद करो। कोर्ट फिर क्या करेगा? ऑर्डर करेगा, और बिजनेस क्या कर देगा? बंद कर देगा। और कोई भी ऐसा ग्राउंड जिसमें कोर्ट क्या करे, मान ले, एग्री करे कि बिजनेस क्या है, उसको बंद करना जस्ट एंड क्या था, इक्विटेबल था, अच्छा था। पानी पी ले बेटा, कोई बात नहीं, दूसरे से मुंह धो के आ जाओ। अच्छा, गोली नहीं खाना। नहीं, लीवर खराब होगा। नहीं, इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, झेल लो, थोड़ी देर की बात और है, कितना समय रह गया? ओह, अभी तो बहुत टाइम है। आइए देखें जरा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम बैठ जाना जाके। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस किसमें होता है, आप ही लोग बताएंगे, इसमें या उसमें? बिजनेस टर्मिनेट कब होता है, बिजनेस क्लोज कब होता है, वाइंड अप कब होता है? फॉर्म में, वहां वाले में, यहाँ नहीं होता। बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कब होता है? फॉर्म में होता है। यहाँ तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ रिवैल्यूएशन होता है, यहाँ रिवैल्यूएशन होता है, ठीक है। एसेट्स आर रिवैल्यूड, लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, वहां क्या होता है, एसेट्स आर सोल्ड या रियलाइज, एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ या सेटल्ड होती हैं। इधर कोर्ट का इंटरवेंशन कब होता है? यहाँ कोर्ट कोई इंटरवेंशन नहीं करता, ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट पड़ा था ऊपर, वहां कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है, हो सकता है, मे बी ये कैन भी हो सकता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप कंटिन्यूज, नो चेंज्ड। ए बी सी डी पार्टनर थे, 1:1:1, चेंज हो गए 4:3:2:1 हो गया, कंटिन्यू हो रहा है लेकिन चेंज होता है, यहाँ कम्स टू एन एंड, बंद हो जाता है। क्लोजर ऑफ बुक्स डज नॉट रिक्वायर बिजनेस टू क्लोज, बिजनेस बिजनेस इज नॉट क्लोज or टर्मिनेटेड, यहाँ क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इफेक्ट, dissolution of partnership may or may not involve dissolution of the firm। देखो, रिकॉन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिजनेस बंद नहीं होता, लेकिन हमने बोला था ना, इफ प्रोवाइडेड इन द डीड, तो डेथ के केस में क्या होगा, बिजनेस बंद हो सकता है। एडमिशन के बाद, या मैं बोलूँ रिटायरमेंट के बाद बिजनेस बंद हो सकता है, मे और मे नॉट होता है, यहाँ तो कंपल्सरीली होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म दोनों होते हैं यहाँ पर, वहां सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है जी, ये चला। अब जरा चलते हैं आगे थोड़ा सा, कुछ और सेक्शन हम लोगों को लेके चल रहे हैं। यहाँ आ गया, ये बड़ा, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, पता है इस पे। अरे चल भाई, यहाँ आ जाते हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। अब बारी आई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इस पर क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, और बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन इस पर रिलेटेड। 1 मार्कर क्वेश्चन दिखेंगे आपको, 3 मार्कर क्वेश्चन दिखेंगे इस पर। क्या कहता है देखिए आपका, केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म सीजेस टू कंडक्ट द बिजनेस एंड हैज टू सेटल इट्स अकाउंट्स। अब अकाउंट का सेटलमेंट क्या होता है, पहले जरा समझिए बिजनेस में, हु इज फर्स्ट पार्टी इन द बिजनेस, बिजनेस इटसेल्फ। सेकंड पार्टी कौन है? पार्टनर्स। एंड थर्ड पार्टी कौन है? आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स थर्ड पार्टी, ऐसा करके चलता है। आपने सुना होगा ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंदर चलती है। यहाँ क्या, थर्ड पार्टी कहते हैं, बिजनेस फर्स्ट, सेकंड कौन हो गया, पार्टनर्स, के बाहर जो होंगे वो सब थर्ड पार्टी कहलाते हैं। फॉर दिस पर्पज, all assets, for satisfying all the claims against it, in this context it should be noted that
सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स फॉलोइंग रूल्स प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 48 ऑफ द 1932 अप्लाई करते हैं। सेक्शन 48 ए क्या रिलेटेड है? ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस से रिलेटेड है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आया था, बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन के साथ, और सीयूटी में भी आया था 2 साल पहले। द लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेल बी पेड। कोई भी बिजनेस में अगर लॉस हो गया, पहले कहां से पूरा करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हो जाएगा तो नेट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? पार्टनर से वसूलेंगे वो पैसा इंडिविजुअली। जैसे मान लो मेरा 50 लाख का लॉस हो गया, पहले क्या करूंगा? मेरे पास, मतलब मुझे, मेरे पर 50 लाख का बर्डन हो गया, मतलब मेरे ऊपर लॉ सूट हो गया, या मान लो कुछ भी मेरा नुकसान हो गया 50 लाख का। पहले क्या करूंगा मैं? पहले फर्म का प्रॉफिट 10-20 लाख पड़ा, उसे यूज कर लूंगा, 30 लाख बच गया। फिर पार्टनर से मैंने फिर पार्टनर की कैपिटल मान लो 20 लाख की थी, मान लो 60 लाख का लॉस है मेरे पास, 20 लाख का प्रॉफिट लग गया, 30 लाख की पार्टनर की कैपिटल भी यूज कर लिया, बचा 10 लाख का लॉस। वो कौन भरेगा? पार्टनर्स भरेंगे इंडिविजुअली, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अपने घर से पैसा ला के देंगे। ऐसा है लॉस का हिसाब किताब। क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड। क्या करने के लिए? डेट को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। मान लो अब आपका डिसोल्यूशन हो चुका है, आपने क्या किया? अपनी एसेट्स को बेच दिया। एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आया उसे कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से पे कर सकते हैं, वो देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है आपके पास ये? amount realized from sale of assets, including any sum contributed partners to make up deficiency of capital, shall be applied। पहले पे करेंगे किसको आप? थर्ड पार्टी को पे करेंगे। फिर क्या करेंगे आप? पार्टनर को पे करेंगे प्रोपोर्शनेटली। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन पार्ट फर्म को दिया, याद है पार्टनर्स का लोन, भाई सी हैज एडवांस अ लोन टू द फर्म, लायबिलिटी है, फिर उसे पे करेंगे। पहले बाहर वाले को पे करेंगे, फिर किसको पे करेंगे? पार्टनर का लोन पे करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उनकी जो कैपिटल का अमाउंट है, उनकी कैपिटल दे देंगे प्रोपोर्शनेटली, उनकी जो कैपिटल थी। बचा हुआ फिर भी पैसा बच गया अगर हमारे पास, हम पार्टनर्स की कैपिटल निपटा देंगे। और उसके बाद भी बच गया, वो तो सरप्लस है भाई। उसे कौन सी रेशो में बांट देंगे? कौन सी रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है। अब यहाँ एक चीज समझने की बात है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स along विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्टनर्स इफ रिक्वायर्ड। पहले किसको देना चाहिए? आउटसाइड लायबिलिटीज सच एज क्रेडिटर्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल वगैरह। इट मे बी नोटेड दैट सिक्योर्ड लोन्स हैव प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस ओवर द अनसिक्योर्ड। पहले सिक्योर्ड को पे करेंगे, फिर अनसिक्योर्ड को पे करेंगे। ठीक है। ऑर्डर वही होगा। थर्ड पार्टी में भी क्या होगा? पहले सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड को पे करेंगे। ठीक है। बैलेंस क्या करेंगे? किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया, in case the balance amount is not adequate enough to pay off such loan and advances, they are to be paid proportionately. The amount left thereafter is utilized settlement of capital accounts। तो उसके बाद फिर भी कोई बच जाएगा तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ऊपर वाले सारे पार्ट को सम अप कर दिया यहाँ पर। ठीक है जी। सेक्शन क्या था? 48 बी था। फिर से आगे आ रही है। अब आपके पास क्वेश्चन आया, ये देखिए क्वेश्चन, शायद ऑनलाइन में भी देख पा रहे होंगे आप लोग। एबीसी पार्टनर से प्रॉफिट और लॉसेस को क्या कर रहे थे? ये प्रॉफिट लॉस, यार ये तो गलत जगह हाथ लग जाता है। एबीसी पार्टनर थे और प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांट रहे थे? इक्वल रेशियो में बांट रहे थे। ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है नीचे। कैपिटल ए की 50, बी की 40, सी की 30,000 है। क्रेडिटर 25,000 है। बी की वाइफ का लोन 35,000 है। ए का लोन 30,000 है। टोटल एसेट्स बेच के पैसा कितना आया? 2,10,000 आया। बताओ भाई पहले किसको दिया जाएगा? सेक्शन 48, सेक्शन 48 बी ए, सबसे पहले किसे दिया जाएगा? ऑनलाइन में कोई बताएगा? स्तुति शर्मा या बाकी लोग? पहले किसे दिया जाएगा? ऐश्वर्या, नियति, और मेरे ख्याल से कौन है, पुनीत, शायद आदित्य होगा। बोलो आदित्य, यस सर। क्या ऑर्डर होगा पेमेंट का? सर सबसे पहले किसे देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल पहले वापस करेंगे, या उसकी वाइफ का लोन पहले वापस करेंगे, या पार्टनर्स का लोन पहले वापस करेंगे? व्हाट शुड बी द ऑर्डर? पहले क्या सर, करेंगे? पहले पार्टनर्स प्रायोरिटी पे रखेंगे तो पहले पार्टनर को कैपिटल देना चाहिए। कौन बोल रहा है ये? सर स्तुति। श्रुति गलत बोल रही हूँ। आपको बताया ना, पहले थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशंस पूरा करेंगे। थर्ड पार्टी कौन है? पार्टनर की वाइफ है।
क्रेडिटर भी है ना, कहाँ है हाँ, क्रेडिटर और वाइफ पहले पे करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए का लोन भरेंगे, फिर कैपिटल वापस करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट? अरे यही तो बोला था ऊपर, पहले थर्ड पार्टी, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल, बच जाएगा, पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अंडरस्टूड स्तुति, दिस इज ओके विद यू? यस सर। ठीक है जी, ऐसा करेंगे। चलो देखिए जरा आगे अब। सो व्हाट इज द आंसर हियर? ये लिखा, फर्स्टली लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर, क्रेडिटर और वाइफ का लोन पे किया जाएगा, फिर बच जाएगा पैसा 30,000 और लोन, और उसके बाद जो बच गया पैसा किस में दिया जाएगा, पार्टनर्स में। ठीक है, 50 40 30 120 विल बी पेड ऑफ। आ जाइए, ए बी, ए और बी क्या थे, पार्टनर्स थे इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 के रेशो में चल रहे थे। ठीक है, ए हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 20,000 टू द फर्म, एंड फर्म ऑल्सो ऑब्टेन अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी। फर्म डिसॉल्व हो गई, इसके एसेट्स रियलाइज हुई 25,000 में। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ए का लोन और बी का लोन। रीजन कि अगर क्रेडिटर नहीं हो फर्म के तो क्या करना है। क्वेश्चन क्लियर है? ए बी 3:2 के रेशो में चल रहे थे, मिसेस ए ने फर्म को लोन दे दिया 20,000 का, तो हमने एक लोन भी ले लिया पार्टनर बी से। अरे बी का लोन पर बी की पत्नी का भी लोन है, तो बी की वाइफ का लोन थर्ड पार्टी है, बी का लोन मिसेस ए, मिसेस ए। अच्छा, ए की बीवी नहीं है, वो ए की, बी की नहीं, एक ही है, पर है तो किसी की बीवी। ए भी पार्टनर थे ना, एक पार्टनर की वाइफ से लोन लिया गया, एक पार्टनर से लोन लिया गया। अरे पार्टनर की वाइफ का लोन थर्ड पार्टी होता है भाई, है पार्टनर भी, क्योंकि हमने ए भी लिख दिया ना, फिर हमने मिसेज ए लिखा यहाँ पर। अच्छा हाँ, मतलब इसका बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, अलाउ किया था ना। ए और ए दोनों ही लड़के हो सकते हैं, बी और बी दोनों ही लड़कियां हो सकती हैं। आया, अंडरस्टूड योर पॉइंट। फिर क्या, अरे ए पार्टनर ले, सुनो भाई, अरे सुनो, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था जब हम एनसीईआरटी में बिजनेस स्टडीज की बुक का ट्रांसलेशन कर रहे थे। ठीक है, बिजनेस स्टडीज की, मैं बिजनेस स्टडीज की कमेटी में भी हूँ। वहां पर क्या हुआ, मैडम मीनू नंदा जो हुआ करती थी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो नहीं रही हैं अब, बहुत कम एज में वो चली गई थी, अपने रिटायरमेंट से पहले उनकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ, मैंने उनको बोला मैम आप हिज और हिज करते रहती हैं, हर क्यों नहीं करते। अरे इट इज वेरी क्लियर, हम एनसीईआरटी में ये मान के चलते हैं, उन्होंने शायद किसी एक जगह पे लिखा रहता है, मतलब किसी एक जगह पे वो कहते हैं, हम मेंशन करते हैं कि हिज और हर जो है वो हम जेंडर न्यूट्रल लेके चल रहे, हिज इज जेंडर न्यूट्रल, ऐसे लेके चल रहे हैं वो। तो अब यहाँ देख लीजिएगा पहले, ए और बी हमारे पास पार्टनर है, अगर मैं मिसेज ए बोल के चल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ए जो होगा वो क्या होगा, मिस्टर होगा। ठीक है, वो हम कानून के हिसाब से नहीं परिभाषा लेके चल रहे हैं जेंडर। ए कौन, अरे भाई ए और बी पार्टनर थे, मिसेस ए ने लोन दे दिया, ए नहीं है, मिसेस ए ने लोन, पार्टनर ए की वाइफ ने लोन दे दिया, और दूसरी तरफ क्या है, तो हमने ए से बी से, बी से भी लोन ले लिया, मिसेस बी से लोन थोड़ी बोला है, बी बोल, बी पार्टनर लिखा है, साफ साफ है। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो लड़की भी तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन चलो आगे देखते हैं। फॉर्म डिसॉल्व हो गया, उसके असर से सिर्फ 25,000 आया। अब बताओ क्या होगा, सबसे पहले किसका लोन चुकाया जाएगा, उसके बाद कितना, कितना, 10,000, पैसा तो कितना है, अरे यार यू हैव ओनली व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, 25,000 है सिर्फ आपके पास। 2010 कंपार्टमेंट में गरीब बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है, जो जो थ्योरी का टी नहीं पढ़ते हैं। हाँ, यही है तुम्हारा कहना, ऑनलाइन में क्या कहेंगे बताइए मुझे, आपके पास सिर्फ 25,000 हैं, पहले आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी चुकाना है, उसके बाद क्या करना है, सो व्हाट इज योर ओपिनियन, ऑनलाइन में क्या ओपिनियन है बताइए, किस, कोई इनको तो सुनने दो, ऑनलाइन वालों को बोलो भाई क्या कहते हो, कोई भी बताए, नियति बताइए मुझे, आपके पास सर जो एसेट्स बेच बी के का बस। सर जो बी का लोन मतलब जो बी से लोन ले रखा है
वो पे मिसेज ए से करेंगे। लोन, मिसेज ए से लोन लिया, पहले थर्ड पार्टी है पहले वो, पहले मिसेज अच्छा। ए का लोन चुकाएंगे। हाँ जी, मिसेज ए मिसेज का चुकाएंगे, फिर उसके बाद बी का चुकाएंगे, लोन्स मतलब लाइबिलिटी सारी पे ऑफ कर देंगे ना। लिखा होगा तब करेंगे। अच्छा सुनो, नियति बोली थी शायद ये, आपने मिसेज ए का लोन चुका दिया, अब आपके पास बचा सिर्फ 5,000। अब मुझे बताइए कि जो बी का लोन है वो कितना चुकाया जाएगा, 5,000 या 10,000? ये मेरा क्वेश्चन है, और यही इसके अंदर परेशानी थी। देखिए क्या करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी लिखा है क्या, स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेस एज लोन एंड बीज लोन विद द रीजन इफ देयर इज नो क्रेडिटर। भाई ऑर्डर ऑफ पेमेंट पूछा है, अमाउंट ऑफ पेमेंट थोड़ी पूछा है। तो बाकी का पैसा पार्टनर से वसूलते। हाँ, हाँ फिर ए से अलग से निकालते, फिर ए से वसूल लेते पहला। अरे मिसेस ए का ए से क्या लेना देना भाई। समझिए, अब एक मिनट रुक जाओ। पहले पूछा ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा, पहले मिसेस ए का लोन चुकाएंगे, फिर हम किसको चुकाएंगे, बी के लोन को चुकाएंगे। कितना चुकाएंगे वो क्वेश्चन है। अगर पूछते कितना चुकाएंगे, बी को पूरा 20,000, और फिर ए को, ये जो बी का एक मिसेस ए को पूरा 20,000, और बी का जो लोन है 5,000 तो फर्म के पैसे से जाएगा, बाकी का पैसा ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसीलिए इसीलिए मैंने क्या बताया था आपको, जब हम बी जाने वाला पार्टनर बी का लोन, बी के कैपिटल में उसके लोन को ट्रांसफर करते हैं, फिर लेना देना करते हैं। अब समझिए ऑर्डर क्या होगा वो क्लियर है, पहले मिसेस ए का, फिर क्या, बी का लोन चुकाया जाएगा। अगर पूछते पेमेंट कैसे जाएगी, पहले 20,000 पूरा किसको दे देंगे, मिसेस ए को, फिर बचा 5,000, 5,000 आप किसको देंगे, बी को, और जो 5,000 की शॉर्टेज है वो ए और बी से इक्वल रेशो में पूरी करेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3-2 की रेशो में ना, ए से 3,000 लेंगे, बी से कितना लेंगे, 2,000। अब रुक तो जाओ भाई, बी को देना कितना पैसा था, बी को 5,000 देना था ना, तो उसको क्या था, लेना भी था। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो, इधर देखिए, आपके पास रुपीस कितना अवेलेबल है, 25,000, चुका दिया मिसेज एज लोन, मिसेज ए का लोन चुका दिया कितना, 20,000। व्हाट बैलेंस इज विद यू, बैलेंस कितना बचा आपके पास अब, 5,000 बचा। ये बैलेंस पहले किसको दे दिया, फर्स्ट पेमेंट किसको दे दिया आपने, बी के लोन में चुका दिया, कितना, बी के लोन में 5,000 चुका दिया। अब बी का लोन कितने का था, 10,000 का था ना, पहले ये पे कर दिया 5,000, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 5,000 बचा। ये 5,000 कौन लेके आएगा, ए और बी लाएंगे, 3:2 की रेशो में लाएंगे। ए 3,000 लाएगा, बी 2,000 लाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपने ए को देना कितना है, 5,000, और ए से ए को मतलब सॉरी किसको देना आपने, हाँ बी को, ये पैसा किसको देना है, ये आपने बीज लोन के अगेंस्ट देना है ना, तो बी के लोन के अगेंस्ट 5,000 देना है, और बी से 2,000 लेना भी है। बी के लोन के अगेंस्ट फाइनल पेमेंट कितनी की जाएगी, 3,000 की जाएगी। ये बात, ऐसे करके कहानी बनी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, बोलो। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी ऑनलाइन। पहले ए का चुका दिया ऑर्डर पेमेंट, फिर बी का लोन चुका दिया ऑर्डर पेमेंट। लेकिन अगर पूछे कि अमाउंट क्या, तो बैलेंस बचा 5,000 टुवर्ड्स बीज लोन। ठीक है, अब इस बी के लोन की पैसे पेमेंट करने के लिए हम किससे वसूलेंगे पैसे, ए और बी दोनों से वसूलेंगे, शॉर्टेज आगे ना, किस रेशो में, 3-2 की रेशो में लेंगे। ए से 3,000 लेंगे, बी से 2,000 लेना है, लेकिन बी को 5,000 देना भी तो है, तो फाइनल पेमेंट बी की कितनी की हो जाएगी, 3,000 की। ऐसे चलता है। आगे चलें, एग्जाम्पल 3, एबीसी पार्टनर थे, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ये डिमांड करता है कि उसका लोन 50,000 का पहले पे किया जाए बिफोर द क्रेडिटर। अब बताइए क्या करोगे आप, पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट करेंगे, फिर हम लोग उनको देंगे। आ जाइए, XYZ पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली बांटते थे, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। जेड डिमांड करते हैं कि उसका लोन 15,000 शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। तब
सही कैसे है, लोन पे करेगी पहले। जेड डिमांड करता है कि उसका लोन शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर। एक्स डिमांड करता है कि कैपिटल पहले देना चाहिए। कौन ठीक है? ठीक है, तो कौन ठीक है यहाँ पर? जेड ठीक है। चलिए आ जाइए। अब ये आया, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फर्म का डेट और प्राइवेट डेट। फर्म डेट और किसकी बात करते हैं? प्राइवेट डेट की बात करते हैं यहाँ पर। जब दोनों डेट अवेलेबल हो, फर्म का डेट भी हो और प्राइवेट डेट भी पार्टनर्स के हो, जैसे एबीसी पार्टनर थे, एक फर्म का डेट है 50 लाख का, और एक का पर्सनल कैपेसिटी में भी तो डेट है मान लो 20 लाख का। अब क्या हिसाब होगा? भाई फर्म अपने डेट चुकाएगी और ए अपना डेट चुकाएगा। क्लियर है ये तो यहाँ तक? लेकिन आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 49 क्या कहता है, कैसे कैसे चलना जरा देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म, then the surplus, if any, shall be divided among the partner as per the claims, which will be utilized for the payment of their private liabilities. ये देख के पता क्या लग रहा है? क्या लग रहा है पता है? कि पहले हमने अपना पैसा चुका दिया, सिर्फ हमने पार्टनर की लायबिलिटी चुकाई। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि पहले फर्म ने अपना डेट, जैसे फर्म के पास प्रॉफिट, मान लो फर्म के पास एसेट्स बढ़ी है 50 लाख की, और फर्म के डेट है 30 लाख रुपए का, तो फर्म ने पहले 30 लाख का डेट चुकाया, तो 20 लाख बचा सरप्लस, आउटसाइड वाइटसाइड सब करने के बाद पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। पार्टनर की मर्जी है, अपना कर्जा चुकाए या उड़ाए, दैट्स द चॉइस ऑफ पार्टनर्स। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि फर्म हर पार्टनर को पूछे भाया तेरा कोई लोन है, कल मैं चुका देती हूँ, ऐसा नहीं। तो पार्टनर में बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसका, हाँ, उसका मतलब एज पर, हाँ उनकी, एज पर देयर क्लेम टू द फर्म विच इज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसा करके, ये इन द कैपिटल रेशो वट एवर में भी, जैसा डिसाइड कर रखा होगा वैसा। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शेल अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स। उसके बाद अगर कोई सर्कल बच जाएगा तो डेट में बी यूटिलाइज टू पे ऑफ फर्म्स डेट्स इन केस ऑफ फर्म्स लायबिलिटी एक्सीड्स फर्म्स एसेट्स। इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर डज नॉट इंक्लूड द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है जी। एक बड़ा अच्छा केस मैंने अभी, मैं देख रहा था, मैंने कहीं मतलब पढ़ा था न्यूज़पेपर में, क्या था, मान लो एक हस्बैंड और वाइफ में क्या होता है, डिवोर्स की सिचुएशन चलती है। हस्बैंड काफी अच्छा खासा अमीर था, उसकी बहुत बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी थी, और वाइफ जो थी वो अनकोऑपरेटिव और खराब खराब टाइप की थी, वैसा करके जबरदस्ती झूठे केस में फंसाया, डिवोर्स में उसको एलिमनाई लेने के लिए कोर्ट में केस कर दिया। वो बोली मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है। ठीक है जी। वैसा करके बंदे ने क्या करा, प्रोसीडिंग चल रही थी, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, उसने क्या करा, 100 करोड़ 150 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, सब किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर दी दान। उसका किराया आता था बस, और कुछ नहीं आता था। अगले दिन कोर्ट में पहुंच गया दान करने के बाद, अरे ये है जी दान की रसीद। अब मेरे पास तो एक पैसे की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो खुद सड़क पे भीख मांगूंगा और खाना खाऊंगा, कहाँ से दूं एलेमन आए? जज साहब बोले बेटा सही खेल गए तुम। ठीक है, मतलब दैट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू एजुकेट यू गाइस। ऐसा नहीं करना। जिंदगी बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, उसे निभाएं आगे तक। ठीक है, उसके चक्करों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या है देखिए आपके पास, यहाँ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, समझदार बिजनेसमैन क्या करता है, अपने नाम पर जो बिजनेस को चलाने वाला होता है कम से कम प्रॉपर्टी रखता है, और ज्यादा प्रॉपर्टी किसके नाम पे डाल देता है? बेटा, बेटी, वाइफ, है ना, और है साले साहब के नाम पे। हाँ, सारी खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ, ऐसा करके ऐसा भी कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ऐसे केस में वो इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या होगा बताइए? उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो जाएगी इंसॉल्वेंसी में। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार के बाकी सदस्यों की प्रॉपर्टी, उनकी तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उनका क्या लेना देना था पार्टनरशिप फर्म से। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़ा क्लियर कर रहे हैं, इट डजेंट इंक्लूड, इसका मतलब ये नहीं है, क्या, क्या इट डजेंट इंक्लूड्स द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। Assets of the firm are not adequate to pay off the firm's liability. Partners has to contribute to their private assets. Private assets minus private liability. पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट्स है उसमें से पार्टनर की प्राइवेट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये जरा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिए, ये कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर 1, ये फर्म है। ठीक है, फर्म की एसेट्स कितने की है, मान लो 80 लाख रुपीज की। फर्म की लाइबिलिटीज कितने की है, मान लो
देखिए 50 लाख रुपीज की। अब जो बच गया पैसा, बैलेंस कितना बच गया? ये बच गया 30 लाख। ये 30 लाख किसके बीच में? तीन पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। 1:1:1 की रेशो में दे दिया। कितना कितना? 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। अब पार्टनर जो चाहे इसका कर ले, अपने प्राइवेट डेट को चुकाए, अपने घर चुकाए, गाड़ी खरीदे, घोड़ा खरीदे, कुछ भी खरीदे, शादी करे, कुछ भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। दैट इज चॉइस ऑफ द पार्टनर्स। वो पहली लाइन में लिखा था ना, बचे हुए पार्टनर को पार्टनर की लायबिलिटी पे करी जाएगी। अरे पार्टनर की चॉइस है ना, क्या करना, आपने तो दे के छुट्टी कर दी। लेट्स क्लियर। इस तरफ आते हैं। पार्टनर, ध्यान से देखना, पार्टनर ए है, बी है और सी है। पार्टनर ए का देखते हैं। इसकी क्या थी? इसकी एसेट्स जो थी, मान लो इसकी एसेट्स थी मान लो 20 लाख रुपए की, और इसकी जो लायबिलिटी थी मान लो वो थी 30 लाख रुपीज की। तो बताइए इसके ऊपर लायबिलिटी कितने की बच गई? नहीं, थोड़ा सा अलग करते हैं। मान लो इसकी लायबिलिटी जो थी, ये थी मान लो इसकी एसेट्स 30 लाख की, इसकी लायबिलिटी थी 20 लाख रुपए की। अब इसके पास बच गया कितना? 10 लाख का सरप्लस है। ये ले लेते हैं। पार्टनर की एसेट्स कितनी थी? 40 लाख रुपए की, और इसके पास इसकी लायबिलिटी थी 30 लाख रुपीज की। इसके पास कितना बच गया? 10 लाख बच गया। ऐसे पार्टनर सी का था 50 लाख रुपया, इसकी लायबिलिटी कितने की थी? मान लो 25 लाख की। इसके पास पैसा कितना बच गया? 25 लाख बच गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, फॉर्म जो है, फॉर्म, फॉर्म की एसेट्स कितने की थी? फर्म की एसेट्स थी मान लो 80 लाख रुपीज की, और फर्म की जो लायबिलिटी थी वो थी कितने की? मान लो 1 करोड़ रुपए की। फर्म की लायबिलिटी कितने की थी? 1 करोड़ रुपए की। ऐसे करके। तो अब आप बताइए, फर्म के ऊपर लायबिलिटी कितने का बोझ है? लायबिलिटी का बोझ 20 लाख रुपए का। ये 20 लाख किससे रिकवर किया जाएगा? ये 20 लाख किससे रिकवर करेंगे? एबीसी से। और एबीसी की रेशो कितनी थी? मान लो 5:3:2 थी एबीसी की रेशो। तो बताओ कितना कितना हिस्सा जाएगा? ए, बी और सी, ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 5:3:2। कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10 लाख। और 6 लाख ये कंट्रीब्यूट करेगा, 4 लाख ये कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम? इससे कितना वसूल लेंगे? पूरा 10 लाख है ना इसके पास इतना, तो इससे कितना? 6 लाख, उससे कितना? 4 लाख वसूलेंगे। ये है मतलब कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी माइनस उनकी लायबिलिटी, जो बचेगा उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा मान लो थोड़ा सा एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। मान लो ये हो गया ऐसा, मान लो ये हो गया आपका, मान लो कंडीशन ऐसी आ गई, ये 25 लाख रुपए आ गया। ऐसी कंडीशन 5 लाख बच गया इसका। अब क्या होगा बताइए? इसके पास सिर्फ एसेट्स 5 लाख की है, इसके पास कितना बचा? ना 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 ना। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? ए हो गया इंसॉल्वेंट। बताइए नहीं बताइए। ए का अपना पैसा सिर्फ 5 लाख है, और ए के ऊपर फर्म की लाइबिलिटी कितने की आ रही है? 10 लाख की। सो ए इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटी वट एवर इज टूवर्ड्स द फर्म। तो ए हो गया इंसॉल्वेंट। अब अगर कोई पार्टनर इंसॉल, हाँ लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा ना। अब बाकी 5 लाख का तो इंसॉल्वेंट हो गया, या तो कर्जा वर्जा लेके कर ले, लेकिन नहीं है कोई ऑप्शन, तो ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा भाई। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अभी मैं इस पे आगे बढ़ूंगा जरा, मैं इस पे दोबारा आऊंगा। तो यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन एनसीईआरटी में बॉक्स के अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने ऐसा केस लिखा आपके सामने। समझ पाए इंसॉल्वेंसी क्या चीज थी? अब आगे देखें जरा इस जगह पे क्या है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है? ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में गार्नर वर्सेस मोरे का रूल रखता है, ब्रिटिश जज का दिया हुआ, गार्नर वर्सेस मोरे का बीच में केस था। ब्रिटिश लीगल जुडिशरी से रिलेटेड केस था। इसी केस में क्या करते हैं, ये जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सम टुवर्ड डेफिशिएंसी ऑफ द पार्टनर्स। उसे गार्नर वर्सेस मोरे का रूल बोलते हैं। तो ये समझ में आया ना कि पार्टनर की पर्सनल एसेट्स में से उनकी पर्सनल लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे फर्म के लिए यूज करेंगे। पहली प्रायोरिटी यही होगी। तो देखिए जरा, ये लाइन लिखी थी ना, प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट लायबिलिटीज। अब गार्नर वर्सेस मोरे का रूल क्या था उसको देख लेते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि नॉलेज एंड रिच लर्निंग के लिए, अदरवाइज इसका कोई पर्पज नहीं है आपको बताने का। Context of settlement of account among the partners, there is still another important aspect to be noted. When a partner is unable to contribute towards the deficiency of the capital, दिख रहा है? इस कंडीशन में दिख रहा है, पार्टनर अभी अनेबल था कंट्रीब्यूट करने के लिए, डेफिशिएंसी नहीं था ना पैसा इसके पास पूरा। तो क्या हो गया बताइए ऐसी कंडीशन में?
the account finally showing a debit balance. He or she is said to be insolvent, and the sum is not recoverable is treated as capital loss for the firm. In the absence of any agreement to the contrary, such capital loss to be borne by the remaining partner in accordance with the principle laid down in the Garner versus Murray case. ठीक है जी, which states that solvent partners have to bear such loss in the ratio of capital on the date of dissolution, not in profit sharing ratio. मैंने profit sharing ratio बोला था, देखो दिख रहा है। अब आप देखिए कितना बचा है इनके पास, इनकी कैपिटल जो भी होगी उस रेशियो में, कैपिटल कैपिटल रेशियो मैंने दी नहीं है यहाँ पर। अगर कैपिटल मान लो जो भी इनकी कैपिटल की रेशियो होती है उस रेशियो में क्या करते हैं, उसको लॉस को बेयर करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बेयर करते। ये है गार्नर वर्सेस बोरे का रूल। ये एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स बना के दे रखा है। अगर एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स में है तो सीयूटी के अंदर आने के पूरे चांस होते हैं, चाहे आपके सिलेबस के अंदर है या नहीं है। तो उस समय जब बच्चे पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। अरे भाई मुझे क्या पता, कानून ने डिसाइड करा ना। अगर वो कहता नहीं इट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, उस दिन उस पर्टिकुलर ईयर में पार्टनर की कैपिटल क्या थी, अगर फिक्स मेथड है तो फिक्स वाली कैपिटल, वरना फ्लक्चुएटिंग वाली कैपिटल, वो जो कैपिटल होगी उस रेशियो में दिया जाएगा। तो वहां ए लॉस, ए का नेगेटिव जा रहा था ना, ए इंसॉल्वेंट दिख रहा था ना, तो बी और सी की जो कैपिटल रेशियो होगी उसमें दिया जाएगा। कौन सी रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। ये रहा इन द कैपिटल्स एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक उनके जो कैपिटल बैलेंसेस थे उस कैपिटल बैलेंसेस में उस कैपिटल रेशियो में इसको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा, इधर चले। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस वाला। फर्म का डेट, फर्म का डेट बता, डेट ओड बाय द फर्म टू आउटसाइडर, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी वगैरह। प्राइवेट डेट का मतलब है प्राइवेट डेट ओड बाय पार्टनर इज इन हिज और हर पर्सनल कैपेसिटी में, ऐसा करके ये वाला मीनिंग उसका था। लायबिलिटी, ऑल द पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सिवियरली लायबल टू द फर्म डेट। ठीक है, आप ज्वाइंटली और इंडिविजुअली दोनों तरह से लायबल हैं। कंसर्न पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर हिज और हर प्राइवेट डेट्स। जबकि ऊपर एक्सप्लेनेशन में ये लगता है कि शायद फर्म पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी को भी पे ऑफ कर जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ फर्म का डेट, और द शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ हिज और हर प्राइवेट डेट्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, तो फिर वही बात आ गई कि आपने क्या कर दिया, फर्म ने अपनी लायबिलिटी पे कर दी, एक्सेस पैसा बच गया, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। पार्टनर चाहे तो उससे अपनी पर्सनल लायबिलिटी को क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है। सुनो, मैंने क्यों मैंने क्यों, ऐसा करके इधर चले। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द एक्सेस ऑफ पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी ओवर हिज और हर पर्सनल डेट कैन बी यूज फॉर फर्म्स डेट, बताया था अभी। और इधर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टू पे प्राइवेट डेट ऑफ पार्टनर्स टुवर्ड्स फर्म डेट। पहले अपनी लायबिलिटी पे करेंगे, फिर क्या करेंगे वो, तब जाके दूसरों की लायबिलिटी को वो चुकाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास क्या था, अरे यार फिर से आ जाए। अब आपके पास जो प्रॉब्लम्स आती है वो दो तरह की आती है आपके एग्जाम में, दो तरह की प्रॉब्लम आती है। ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हमने, इसको करने के बाद क्या करना है आपने, थ्योरी के शुरू शुरू के पेजेस उनको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। ये थ्योरी को जितना जल्दी स्ट्रांग बना लेंगे उतना आपको बोर्ड के पेपर में, अपने स्कूल के पेपर में और उधर सीयूटी में हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि सीयूटी की बुक्स खरीद लें, रिजोल्यूशन की थ्योरी होगी तो रिजोल्यूशन के चैप्टर वाइज अपना एमसीक्यू अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन नहीं खरीदी। अब किसी सीनियर से मांगना, उस पर निशान लगे हुए मिलेंगे। जब बैलेंस शीट गिवन होती है, जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है। सीबीएसई के सिलेबस में मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं है लेकिन सीयूटी में है वो, तो हम इसे करेंगे। विल डू दिस क्वेश्चन, हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, जब बैलेंस शीट गिवन होती है तो कुछ इस तरह की दिखती है। ये सारी की सारी लायबिलिटीज हैं, सारी की सारी क्या दिख रही है आपके पास, एसेट्स दिख रही है। ठीक है, मैं इनको रेंडमली पढ़ के दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, इनको ए बी, देखो ये दिख रहा है ना, ए बी सी और डी ग्रुप में डाले हुए सारे आइटम। ये वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो टेबल मैंने आपको बना के दिए, ये बीकॉम ऑनर्स तक के लिए, सीए के आईपीसीसी तक के लिए सफिशिएंट है, और सीए फाइनल में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो जब तक आप देखिए, काउंटिंग का एपिटमी जो होती है वो क्या है, सीए है, सीए का फाइनल है। सी के फाइनल में तो ऐसे क्वेश्चन पार्टनरशिप सी के फाइनल में होती ही नहीं है, एडवांस अकाउंटिंग होती है, आईपीसीसी तक चलता है, वहां तक आपका काम इससे निपट जाएगा।
ठीक है, सारे पॉसिबल केसेस हमने यहाँ दिए हुए हैं। हमने एक ग्रुप में डाले पार्टनर्स के कैपिटल के कोर आइटम, कैपिटल का अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा जिक्र करूंगा इसके बारे में हल्का फुल्का। मैंने बोला था ना, चेंज इन पीएसआर में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं थी, एडमिशन में नहीं थी, रिटायरमेंट में, डेथ में नहीं थी, यहाँ भी नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिख रहा है, इफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डजंट अपीयर इन द एसेट साइड। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट दैट। या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर। मतलब कुल मिलाकर फ्री रिजर्व्स हैं। अरे अगर किसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट क्या नहीं है, फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मतलब फ्री हो गया वो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट क्लेम नहीं है तो क्या हो गया, फ्री हो गया वो। तो ये फ्री रिजर्व्स हैं, क्या है सारे के सारे, ये फ्री रिजर्व्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट देम, दे आर व्हाट, फ्री रिजर्व्स। ये भी क्या है, फ्री रिजर्व है। ये भी क्या है, फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स है ये वाले पार्ट। बी ग्रुप में डाले हमने पार्टनर का लोन। कौन सा वाला पार्टनर का लोन, जो लोन हमने ले रखा था। इस पर पेज नंबर 8 में बहुत डिटेल में बात करी गई है। ठीक है, इसके बाद हमने बोला यहाँ पर क्या, बाकी सी ग्रुप में ये वो सब उस तरह की लाइबिलिटी हैं जो कोर लाइबिलिटी नहीं होती। अब बताइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपकी कोर लाइबिलिटी थोड़ा ही है। ये तो आपने क्या किया, प्रॉफिट का पैसा उठा के प्रोविजन बना दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, मान लो फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसी को पे करना है आपने? क्या प्रोविजन फॉर टैक्स किसी को पे करना है? डाउटफुल डेट किसी को पे करना है? नहीं करना ना पे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व किसी को पे करना, नहीं करना पे। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व देखो ऊपर भी और इधर भी है। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड में दिख रही है तो उसे सी ग्रुप में डालेंगे, अदरवाइज उसे ए ग्रुप में डालेंगे। फ्री होगा तो ए में जाएगा, फ्री नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा, सी में। अगर वर्कमैन कंपोजिशन फंड के अगेंस्ट क्लेम है तो इसे सी में डालेंगे, अदरवाइज ये फ्री रिजर्व बन के ए ग्रुप में जाएगा। ए ग्रुप में फ्री रिजर्व होते हैं, ध्यान रखना। और सी, अगर इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में दिख रहा है तो कहाँ डालेंगे इसे, सी ग्रुप में, अदरवाइज ये फ्री रिजर्व बोल के ए ग्रुप में जाएगा। आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है, इसे कैसे यूज करते हैं मैं बताऊंगा आपको, और उसके बाद आगे देखेंगे। ये आ गया कौन, आपका दोस्त प्रोविडेंट फंड, जिसे आप बार बार बांटने के लिए क्या रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट इन द ओल्ड रेशो। ठीक है, एग्जाम में करके आएंगे गलती। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज लोन, मिसेज ए का लोन, मिस्टर ए का लोन। मिसेज ए का लोन कब, जब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी पार्टनर थे। और अगर मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी पार्टनर थे तो मिस्टर ए का लोन थर्ड पार्टी बनता है। ये थर्ड पार्टी लोन है, पता है, थर्ड पार्टी। नहीं करो, आगे देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस या एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कोई भी ऐसा आइटम जो एबीसी में ना आया, वो वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पर, इधर लेके चलेंगे, इधर। ये क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ई ग्रुप, मतलब प्योर कैश और बैंक के बैलेंसेस हैं। इधर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस अगर हो जाए तो करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, पार्टनर की ड्रॉइंग्स याद है उस तरफ होती है, कैपिटल से माइनस होती है, इस तरफ दिखती है। फंडामेंटल में सीखा था ये वाला पार्ट, ड्रॉइंग्स एसेट साइड में, वो वाला पार्ट। प्रॉफिट लॉस का नेगेटिव बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या चीज है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट सस्पेंसेस। ठीक है, पार्टनर का लोन, कौन सा लोन जो हमने पार्टनर को दिया, लोन गिवन टू पार्टनर बाय द फर्म, इस पर भी 9 नंबर पेज में डिटेल डाली हुई है। गुडविल, ये क्या आ गया, आपके प्रॉपर एसेट्स आ गए। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एसेट्स होती हैं आपकी। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट। इस पार्टनरशिप फर्म ने अगर शेयर डिवेंचर खरीदे हुए थे तो लोन डेबिट, मतलब कौन सा वाला, एसेट्स वाला। लोन क्रेडिट उधर दिखेगा। लाइव स्टॉक, कुत्ता, गधा, बकरा, मुर्गा, बत्तख, मछलियां, ये सब आपकी लाइव स्टॉक कहते हैं इनको। घोड़ा, कंप्यूटर, फर्नीचर फिटिंग्स, लूज टूल्स एंड इक्विपमेंट, स्टोर एंड स्पेयर्स। स्टोर्स किसे कहते हैं, कंज्यूमेबल्स को कहते हैं। सॉफ्ट सोप, कॉटन, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, इंजन ऑयल्स, ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती है, स्टोर्स कहलाती हैं। स्पेयर्स मतलब स्पेयर पार्ट्स। सन्ड्री डेटर, बुक डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री स्टॉक, एनी अमाउंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनी आउटस्टैंडिंग इनकम। कोई भी आइटम जो ईएफजी ग्रुप में नहीं था, इसका डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर किया। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, फिर जब हम नोट्स में आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं,
वो एच ग्रुप के आइटम थे, उन्हें कैसे एडजस्ट करते हैं इसके बारे में बताया गया सारा। फिर हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं, डी ग्रुप के आइटम थे, उन्हें कैसे एडजस्ट करना वो बताया गया सारा। ठीक है। फिर हमने बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे ज्यादा डिस्कशन रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेंगे। इस पर पता है 6 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम में। क्वेश्चन 6 मार्क्स का 6 एंट्रीज दे रखी होंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड। बड़ा अच्छा ट्रेंड है, कंपार्टमेंट तो बड़ा पॉपुलर है ये, ऐसा। और फिर ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलग अलग केसेस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सारे बहुत आगे तक चल रहे हैं ये। कितना चल रहा है देखो ये रस। और फिर हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन बोला था ना हमने, अगले पेज पे दिख रहा है ये। दिस वाज इन पेज नंबर 8 में, वर्कमैन कंपोजिशन फंड से रिलेटेड ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट ऑफ लोन गिवन बाय अ पार्टनर बोला था पेज नंबर 9 में। पार्टनर ने लोन दिया लायबिलिटी वाला, और ट्रीटमेंट किसका देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये वही था। और आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, ट्रीटमेंट ऑफ लोन टू अ पार्टनर, ये वाला, इसको पूरा करेंगे। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सिलेबस में नहीं है, टुटका सा ट्रीटमेंट। कभी ना कभी तो जाओगे ग्रेजुएशन में, ऐसा तो नहीं कि 12th के बाद घर बसाओगे, पढ़ोगे थोड़ा सा तो। उसके लिए हमने इसकी तैयारी करी, ठीक है। अब आप देखें जरा, उस पर दोबारा आ जाते हैं फर्स्ट वाली बैलेंस शीट पार्ट पे। चलिए देखिए कैसे करना है, इसको जरा समझते हैं। अरे हट जा भाई। आइए देखें जरा। कितना समय बचा है अभी? नहीं, हम कुछ कर सकते हैं वैसे। स्ट्रक्चर देखिएगा। अभी आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा था? आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन होती थी, एडजस्टमेंट गिवन था। आप क्या बनाते थे उस केस में? आप बनाते थे क्या यहाँ पर, नॉर्मल केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे करके, ऐसे, डेबिट और क्रेडिट। फिर आप क्या बनाते थे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना नॉर्मल क्वेश्चन में, कि ए बी सी पार्टनर्स है ऐसे करके बनाते थे। ए बी सी करके पार्टनर्स ऐसे बनाते थे, दिस इज हाउ इट इज हैपन, ऐसे करके। और फिर आप बनाते थे क्या, बैलेंस शीट नई वाली, ऐसा क्वेश्चन करते थे। इधर एसेट्स और इधर लायबिलिटीज, रुपीस, ऐसे चलता था काम, है ना। ये क्या स्ट्रक्चर था आपके पास, नॉर्मल रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ऐसे चलता था सारा का सारा। डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं चलता। हमने बोला यहाँ लायबिलिटीज क्या होती है, रीएसएस, और एसेट क्या होते थे, रिवैल्यूड। लायबिलिटी क्या होती थी, रीएसएस। ठीक है। जब हम बात करेंगे किसकी, डिसोल्यूशन की, तो हम स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं? हम पहला अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं इस तरह से। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है नॉर्मल तरीके से। नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली क्लास में हम इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। फिर हम बनाते हैं क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जैसे हमने पहले बताया था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है नॉर्मल वाला। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स है हमारे पास, ऐसे ए बी सी पार्टनर्स, ऐसे। पार्टनर्स कैपिटल मतलब मान लो ये पर्टिकुलर्स है, यहाँ ए पार्टनर था, बी पार्टनर था, सी पार्टनर था, पर्टिकुलर्स, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर, क्रेडिट और डेबिट, ये स्ट्रक्चर। फिर आगे हमारे पास बनती है बैलेंस शीट। ना जी ना, बैलेंस शीट बनती नहीं है। अरे बैलेंस शीट तो कब बनेगी, जब बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। जब बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा तो बैलेंस शीट थोड़ी बनती है। ऐसे में तो क्या होगा, कितना आया और कितना गया, तो बनता कौन सा अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, क्या बनता है यहाँ। डेबिट साइड में चले गए, और क्या बनता है, कैश या बैंक, ये अकाउंट बनता है आपका। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। ठीक है। अब क्या करते हैं, सारी एसेट्स को बेचने के बाद, पैसा लाने के बाद, वट एवर अमाउंट इज हियर,
उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा आ गया, सारी की सारी चीजें जब हमारे पास आ जाती है तो क्या करते हैं, सारे पैसे को, पैसा आएगा इस तरफ, पैसा जाएगा उस तरफ। अंडरस्टैंड? फिर कैपिटल अकाउंट मस्ट मैच, उसे मैच करना चाहिए। अगर वो मैच कर गया तो क्या हो जाएगा, योर आंसर इज करेक्ट। अच्छा, कभी भूले भटके हमें क्या बनाना पड़ता है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाने के लिए भी बोल देते हैं, तो वो भी बना लेंगे। तो डिसोल्यूशन का स्ट्रक्चर क्या आपके पास है, यू हैव रियलाइजेशन अकाउंट, यू हैव व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड व्हाट एल्स यू हैव, कैश या बैंक अकाउंट, दैट गोज इन दैट वे। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, रियलाइजेशन मतलब डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस का हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ जाए 6 मार्क्स का। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री बोली जाए। यू हैव अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एसेट्स को ट्रांसफर करने की, एसेट्स को बेचने की एंट्री, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, या फिर आपसे रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट बनवा ले। तो क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता था ना, उस समय पे हमारे पास क्या आता था, रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट बनवाया जाता था। अब नहीं बनवाते, अब वो हट गया, क्योंकि वी डोंट हैव अ स्कोप ऑफ प्लेसिंग 8 मार्क्स क्वेश्चन इन द, ठीक है, तो हमारे पास स्कोप ही नहीं बचा, इसलिए हट जाता है। तो ये जो बाद में आपको ट्रीटमेंट दिख रहे हैं ना सारे नीचे की तरफ, ये दिख रहे हैं सारे ट्रीटमेंट आप लोगों को, ये वाले, ये सब वही है कि एसेट्स को कैसे रियलाइज करा जाएगा, लायबिलिटी को कैसे सेटल किया जाएगा, दिख रहा है, लायबिलिटी कैसे सेटल करी जाएगी, ठीक, और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसा होगा, मेजर ट्रीट, मतलब क्वेश्चन बड़े वाले में तो छोटा सा पार्ट बन के आएगा ये, बट इन रूटीन में अपने आप में फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर का इस पार्ट से आता है, इसलिए हमने सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करा है। ठीक है, और अगेन, अगर आप, मैंने आपको पढ़ाया, आपने घर जाके रिवाइज नहीं करा, तो फिर ओम नमाय और सफा चट्टा है, सब खत्म हो जाना होता है। तो पार्टनरशिप की क्या है, पूर्ण आहुति है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना, बार बार मन में ख्याल आते हैं, सर हम तो ऐसा करते थे, अरे तब आपका शरीर जिंदा था, तब आपका बिजनेस चल रहा था, यहाँ शरीर मर चुका है, वीर गति को प्राप्त हो चुका है, आप क्या कर रहे हैं, लास्ट रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वहां बोलते थे क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड, तो मतलब क्या था कि क्रेडिटर सेटल नहीं हुए, लाइबिलिटी में दिखेंगे। और अगर हम बोलते थे क्रेडिटर सेटल्ड, इसका मतलब क्रेडिटर की पेमेंट हो चली है। रेजोल्यूशन में बता, इसमें रिटायरमेंट डेथ में करा था ना हमने, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, 10,000 के 8,000 में सेटल करे थे। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड और क्रेडिटर वर सेटल्ड, दोनों का मतलब एक ही होता है, वैसे दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, अगर हम बोले क्या, क्रेडिटर्स सेटल्ड, यानी कि क्रेडिटर की पेमेंट हो गई है, इफ यू आर सेइंग क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड, इसका मतलब क्या है कि सेटल होंगे फ्यूचर में। अरे कहाँ है फ्यूचर, तुम्हारा शरीर तो मर चुका है, कौन सा फ्यूचर हम बोल रहे हैं, देयर इज नो फ्यूचर। व्हाट डज इट मीन, कि क्रेडिटर सेटल्ड, टू बी सेटल्ड, रेजोल्यूशन में इट हैज द सेम मीनिंग, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। लेकिन जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, तो अब हम बोलेंगे क्या, लायबिलिटीज वर पेड, या लायबिलिटीज टू बी पेड ऑफ। लेकिन डिसोल्यूशन में लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज टू बी पेड ऑफ का मतलब सेम है। तो ये फर्क पड़ता है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करते समय। तो अगली क्लास में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि जब हम ट्रांसफर ट्रांसफर जैसे ट्रांसफर करना सीखा, जैसे बैलेंस शीट को खाली करते हैं कैसे, रियलाइजेशन, कैपिटल, बैलेंस में, ये हम सीखेंगे, और उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोगों ने, और उसके बाद फिर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करेंगे। ठीक है जी, सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे, आज सिर्फ इतना ही है। अगली क्लास में यू विल गेट द नोट्स एज वेल, तब हम इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इसे ढंग से पढ़ेंगे दोबारा से एक बार, ये आपके क्लास ग्रुप पे डाला हुआ है।